दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में पित्त से संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। पित्त दोष क्या है, पित्त दोष के कार्य क्या है, पित्त दोष बढ़ने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, पित्त दोष के लक्षण क्या हैं और पित्त दोष को दूर करने के लिए किस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। आज एक ऐसी औषधि के बारे में भी बात करेंगे जो पुराने से पुराने पित्त दोष को ठीक करने में मदद करेगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या पित्त से संबंधित कुछ और आपको जानकारी चाहिए वो भी पूछ सकते हैं। हमारी जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, जिससे सब लोग पित्त से संबंधित जानकारी को अपनाएं, अपने आप को बीमारी से बचाएं, अपने पूरे परिवार को बीमारी से बचाएं। क्योंकि जब हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तो शरीर में 25 से 30% बीमारियां होती हैं, वो भी बड़ी बीमारियां होती हैं। आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 दोष होते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये तीनों दोष बढ़ जाता है, यानी असंतुलित हो जाता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, इन तीनों दोष को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं पित्त दोष से। दोस्तों, पित्त दोष मुख्य रूप से अग्नि और जल के तत्व से बना होता है और यह शरीर की पाचन क्रिया यानी चयापचय, शरीर का तापमान और बुद्धि को नियंत्रित करता है। पित्त दोष शरीर में अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है और यह मुख्य रूप से लीवर और छोटी आंत में स्थित होता है। दोस्तों, यह भोजन के पाचन, ऊर्जा उत्पादन और शरीर में हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। पित्त दोष दोस्तों बिगड़ जाने पर शरीर अत्यधिक गर्मी और अम्लता यानी एसिडिटी को बढ़ा देता है, यानी बढ़ जाती है, जिससे दोस्तों कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये तो दोस्तों पित्त दोष से संबंधित कुछ जानकारी है। दोस्तों, जैसे हमने कहा, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है और इन 3 दोषों का स्थान फिक्स है। हमने अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था। फिर भी दोस्तों जानने के लिए हम बता देते हैं एक बार फिर से। जब दोस्तों हमारा जन्म होता है, जन्म से जब हम 16 साल की उम्र तक होते हैं, युवा अवस्था में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कफ दोष बनता है। अब दोस्तों बाल्यावस्था में, जन्म से 16 साल के बीच यानी बाल्यावस्था में जब हम होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कफ दोष बनता है। बाल्यावस्था से जब हम युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 16 साल से 60 साल के बीच में जब हम होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त दोष बनता है। क्योंकि शरीर को बैलेंस करने के लिए, चयापचय को मेंटेन बनाए रखने के लिए। अब दोस्तों, जब हम युवा अवस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 60 साल के ऊपर होते हैं, तो इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कफ दोष बनता है। अब आप समझ गए वात पित्त कफ दोष तो कैसे होता है। वैसे तो वात पित्त कफ दोष हमेशा हमारे शरीर में रहता ही है, लेकिन ये उम्र के हिसाब से घटता बढ़ता है, क्योंकि शरीर को मैनेज करना रहता है। अब दोस्तों, हमारे शरीर में इनका एक स्थान भी फिक्स है। स्थान की बात करें तो दोस्तों, हृदय से सर तक का जो स्थान होता है, हृदय से सर तक का जो सर के ऊपर का हृदय से ऊपर का जो स्थान होता है, ये दोस्तों कफ दोष का स्थान होता है। हृदय से नाभि के बीच का जो स्थान होता है, ये पित्त दोष का स्थान होता है। और नाभि से पैर तक का जो नीचे का स्थान होता है, ये वात दोष का स्थान होता है। अब दोस्तों आप समझ चुके होंगे क्लियरिटी तौर पे। अब चलिए हम दोस्तों ये जान लेते हैं, अगर हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ गया तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इनके लक्षण क्या है। दोस्तों, जब शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तो शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। आप देखते होंगे जब एसिडिटी बढ़ती है तो पूरा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। पित्त दोष बढ़ने से 2 प्रकार के लक्षण नजर आते हैं। एक तो शारीरिक लक्षण नजर आता है और दूसरा मानसिक लक्षण नजर आता है। तो चलिए पहले हम शारीरिक लक्षण के बारे में जानते हैं।
अगर हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ गया तो कौन कौन से शारीरिक लक्षण नजर आते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा अत्यधिक आपको पसीना आएगा, पाचन तंत्र की समस्याएं जैसे पेट में जलन, पेट में गैस, एसिडिटी, अम्लता बढ़ जाती है। त्वचा रोग में बात करें तो दोस्तों मुहासे, एक्जिमा, लाल चकत्ते और आपको खुजली होगी। बाल का झड़ना, समय से पहले सफेद होना, यानी कि जो बाल झड़ने लगता है, समय से पहले बाल सफेद होने लगते हैं, ये भी पित्त दोष के ही लक्षण है, यानी कि शरीर में पित्त दोष डिस्टर्ब हो चुका है। इसके अलावा शरीर में जलन का महसूस होना, अत्यधिक प्यास का लगना, मुंह का स्वाद कड़वा व खट्टा लगना, माइग्रेन यानी सिर दर्द का होना, आंखों में जलन और लालिमा का होना, इसके साथ साथ हाथों पैरों में भी जलन होती है। ये शारीरिक लक्षण नजर आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी लक्षण आपके शरीर में दिख सकते हैं। अब चलिए हम दोस्तों बात कर लेते हैं मानसिक लक्षण में क्या क्या होता है। दोस्तों, जब आपके शरीर में या किसी के शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तो सबसे ज्यादा चिड़चिड़ापन यानी गुस्सा आता है, क्योंकि आपके सर में दर्द रहता है। जो कुछ भी कोई अच्छी बात भी बोलता है तो हमें गुस्सा आती है, चिड़चिड़ापन रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, इधर उधर मन विचलित रहता है, दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं। इसके अलावा तनाव और एंजाइटी होता है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है और उस दिन आपको नींद की भी समस्या हो जाती है, यानी अनिद्रा के भी आप शिकार हो जाते हैं। बातों बातों में लड़ाई झगड़ा करना, ये सारे मानसिक लक्षण नजर आते हैं। अब दोस्तों, पित्त दोष बढ़ने के कई कारण हैं। अब थोड़ा सा हम कारण पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में सबसे ज्यादा कारण पर प्रकाश डाला गया है कि जब तक आप कारण को नहीं हटाएंगे निवारण आसान नहीं होता है। किस कारण से पित्त दोष बढ़ता है उस कारण को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसके कारण में सबसे ज्यादा जो चीजें सामने निकल कर आई है, आप भी कभी नोटिस करिए। अगर आप जिस दिन बहुत ज्यादा मसालेदार, तली भुनी चीजें, गरिष्ठ भोजन या खट्टी और अम्लीय चीजों का सेवन करते हैं, उस दिन शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अधिक मात्रा में जिस दिन चाय, कॉफी, शराब, धूम्रपान का सेवन करते हैं, उस दिन भी दोस्तों शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा देर तक अगर हम धूप में रहते हैं तो भी इससे भी डिस्टर्ब होता है। नींद की कमी यानी ज्यादा तनाव लेना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पित्त दोष को बढ़ाता है। गर्मी के मौसम में भारी खाना खाना यानी कि बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में खाना खाना तो भी वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, ज्यादा देर तक हमारे पेट में पड़ा रहता है, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है, वो सड़ने लगता है, फिर गैस एसिडिटी को बढ़ाता है। अत्यधिक वर्कआउट या देर रात तक जागना भी पित्त दोष को बढ़ने का कारण बनता माना जाता है। और अगर आप, जो सबसे बड़ा कारण आज के समय का जो सबसे बड़ा कारण है वो है गलत समय पे खाना खाना। दोस्तों, आज के समय में पित्त दोष बढ़ने का दो सबसे मुख्य कारण है। पहला कारण है, दोनों कारण को ध्यान से सुनिएगा, और इस दोनों कारण को जिस दिन दोस्तों आप हटा देंगे उसी दिन से आपके शरीर का बीत बात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहना शुरू हो जाएगा। पहला कारण जो है देर रात खाना खाना। आज के समय में दोस्तों 90% घरों में, 90 क्या 99% घरों में 9 बजे से 1 बजे के बीच, रात 9 बजे से रात 1 बजे के बीच खाना खाया जाता है। अब जो खाना आप 1 बजे खा रहे हैं वो दोस्तों 24 तारीख में नहीं खा रहे, 25 तारीख में खा रहे हैं, अगले दिन में खाना खा रहे हैं। इतने समय खाना खाया जाता है। और कभी कभी शादी ब्याह पार्टी में हमने देखा है 4 5 बजे भोर में लोग खाना खाते हैं। तो ये खाना हम नहीं खा रहे हैं, ये बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस स्टाइल को आपको चेंज करना है। इसका जो है दोस्तों प्राकृतिक नियम अपनाना है। प्रकृति के अनुसार अगर देखा जाए तो जो खाना खाने का समय है वो है दोस्तों सूर्योदय के 2 घंटे बाद आप खाना शुरू कर दीजिए, और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना पीना निपटा दीजिए। हाँ, सूर्यास्त के बाद आप पानी पी सकते हैं, लेकिन खाने वाली चीजें मत खाइए। जिस दिन आप ये बदलाव करते हैं उसी दिन से आपके शरीर का वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। यानी रात का खाना सूर्योदय के 1 घंटे पहले खाना है,
और यह खाना दोस्तों कैसे होगा? हल्का होगा, सुपाच्य होगा, स्वादिष्ट खाना होना चाहिए। ये रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। तो रात का खाना आप कब खाना है? सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले। आप चाहे तो प्रैक्टिकल के तौर पे 2-3 महीना आप ट्राई करके देख लीजिए, आपके शरीर का वात पित्त कब बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, जैसे आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपके शरीर में मोटापा है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज के आप शिकार हैं, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, वह बीमारी में जो आप दवा ले रहे हैं, उस दवा की खुराक धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगी और कुछ ही दिनों में दोस्तों आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करने लगेगा। आपको बहुत अच्छा-सा रिलैक्स मालूम होगा, बहुत अच्छा से आपका शरीर दोस्तों रिएक्ट करेगा। आप करके देख लीजिए, ये पहला कारण आप हटा दीजिए। दूसरा कारण है आज के समय में जो लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वो दोस्तों घर की चीज़ें नहीं खाते हैं। फैक्ट्री की चीज़ें या दुकान की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको बीमारी से मुक्त रहना है, बीमारी से दूर रहना है, तो आपके घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हों, चाहे छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी फैक्ट्री में बनी हुई हो, चाहे छोटी फैक्ट्री में बनी हुई हो, चाहे छोटी दुकानों में बनी हुई है, उसे खाने से आपको बचना होगा। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर ये चीज़ें मीठी हैं, तो चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन में छानी गई है। अगर तीखी चीज़ है, तो उसमें दोस्तों क्या प्रयोग किया गया है? लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है। इसलिए बाहर की चाहे जितनी भी बनी हुई चीज़ हो, चाहे वो फैक्ट्री में हो या दुकान में से खाने से आपको बचना होगा। ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है। अपनी ज़िंदगी से चीनी, मैदा हटा दीजिए। अपनी ज़िंदगी से चीनी, मैदा, पामोलिन और रिफाइन किया गया तेल हटा दीजिए। उसी दिन से आप स्वस्थ रहना शुरू हो जाएँगे। शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। ये आपको करना है दोस्तों। इतना चीज़ें आपको करना है, ये सारी चीज़ें पित्त दोष के कारण हैं। इन्हें आपको हटाना ही होगा, अगर आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करना चाहते हैं तो। अब चलिए हम दोस्तों ये जानते हैं पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन से उपाय अपनाना चाहिए? तो सबसे पहले आपको अच्छी डाइट का चुनाव करना है, यानी कि अच्छा खाना खाना है। अच्छे खाने में आपका जो आहार होगा, जो भोजन डेली का होगा, इसमें 70% नेचुरल चीज़ें होना चाहिए। हम नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़ी मौसमी फलों का हमें सेवन करना चाहिए। बीन्स को रात में भिगो के हमें सुबह खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स रात में भिगो के ले सकते हैं और दोस्तों सिर्फ गेहूं और चावल पे हमें नहीं डिपेंड रहना है। हमें दोस्तों मोटे अनाज का भी सेवन करना चाहिए। मोटे अनाज में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और यही फाइबर हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी से बचाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? अपने खाने में कुछ ऐसी ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे अगर गर्मी का मौसम है, ताज़े मौसमी फलों का जूस लेना चाहिए। आप ठंडा दूध ले सकते हैं, घी खा सकते हैं, दोस्तों हरी सब्जियाँ ले सकते हैं जो मौसम के हिसाब से होते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, बेल का शरबत पी सकते हैं अगर गर्मी का सीज़न है। तो दोस्तों आप मीठी वाली जिसका पित्त दोष जिसका शरीर होता है, इसमें आप मीठी वाली चीज़ें ले सकते हैं, जैसे मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लेना है, लेकिन चीनी का सेवन नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। अपने खाने में दोस्तों आप मूँग का दयाल दाल लीजिए, चावल जो उबला हुआ चावल आता है जिसे भुजिया चावल कहते हैं, सादी खिचड़ी का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके डाइट में ऐसे शामिल होनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात करें तो दिनचर्या में आपको डेली कम से कम 2 घंटे का समय निकालना है। इस 2 घंटे के समय में दोस्तों आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है और यह समय सबसे अच्छा जो समय होता है, सुबह का समय होता है। तो दोस्तों रोज सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए। जल्दी का मतलब है अगर ठंडी का सीजन है तो 5 से 6 बजे के बीच में बिस्तर छोड़ दीजिए। गर्मी का सीजन है तो 4 से 5 बजे के बीच उठ जाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है तो रात में ब्रश करके सोइए और सुबह 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होता है कि दोस्तों हमारे शरीर में तुरंत एनर्जी मिल जाती है, ऊपर से थोड़ा प्रेशर बनता है, पेट खुल के साफ हो जाता है।
अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद डेली 2 घंटे के लिए एक ऐसे स्थान का चुनाव करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे दोस्तों नंगे पाँव तेज गति से मॉर्निंग वॉक या आप वहीं पे दौड़ लगाइए, पूरे परिवार के साथ आप जा सकते हैं। अब तेज गति से मॉर्निंग वॉक का मतलब 5 से 6 किलोमीटर आपको डेली चलना है। इसे कवर करिए कम से कम 25 से 30 मिनट के अंदर कवर कर लीजिए। आप अपनी उम्र के अनुसार कर सकते हैं। अब जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के दोस्तों कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो दोस्तों कम से कम आप 100 बार दंड बैठक लगाइए, बीम चूमिए, सपाट मारिए जैसे जिस उम्र में आप हैं। इसके अलावा दोस्तों अनुलोम-विलोम 10 से 15 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट और दोस्तों शीर्षासन भी करिए, बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको कम से कम दोस्तों 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। मेडिटेशन करना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। ये सारे काम आप दोस्तों कहाँ करेंगे? खुले आसमान के नीचे और इस समय सूरज निकल चुका होता है और सूरज की रोशनी जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों कहा गया है उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने हमें डेली 40 से 45 मिनट बिताना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये सारे काम आपको करने हैं। इतना काम कर रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। अब दोस्तों हम चलिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानते हैं जो हमारे शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करता है, यानी कि वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस कर सकता है। उनमें से सबसे अच्छा और अद्भुत रसायन है वो है त्रिफला चूर्ण। दोस्तों त्रिफला चूर्ण 3 फलों से बनाया गया है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। और ये तीनों फल हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं, वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करते हैं। इसका उपयोग कैसे करना है चलिए जानते हैं दोस्तों। आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण चाहिए और इसे दोस्तों आप रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ या गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। अगर गर्म दूध के साथ ले रहे हैं तो ये दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं होना चाहिए। अब इसे लेने के बाद जब सुबह आप दोस्तों सो के उठेंगे तो आपका खुल के पेट साफ होगा, कब्ज को भी दूर करेगा, गैस एसिडिटी को भी दूर करेगा और हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ बढ़ा हुआ है, ये तीनों को बैलेंस करेगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा इसे कितने दिन तक लेना है और किसे नहीं लेना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों इसे आप 1 हफ्ते से 21 दिन तक ले लीजिए। आपके शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस में हो जाएगा, फिर छोड़ दीजिएगा। लेकिन नियमों का पालन करते रहिएगा तो आपके शरीर में पित्त दोष नहीं बढ़ेगा। अब दोस्तों किसे नहीं लेना है? गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय नहीं लेना है, छोटे बच्चों को नहीं लेना है, डायरिया, डिसेंट्री की कंडीशन में नहीं लेना है। अगर कोई आप अंग्रेजी दवा का सेवन कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह पर लीजिए, बाकी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई आपके मन में प्रश्न है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दूसरा चूर्ण है जो आपको मिल जाएगा, किसी अच्छी कंपनी का लेना है, वो है दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण गैस, कब्ज, एसिडिटी की सबसे अच्छी दवा है, सबसे बेस्ट दवा है। ये हमारे शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करने में बहुत ही अच्छा रोल अदा करती है। दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी अच्छी कंपनी का लेना है। इसका प्रयोग कैसे करना है? 1-1 चम्मच सुबह-शाम गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे पहले, खाना खाने के 1 से डेढ़ घंटे पहले आप लेंगे तो आपके शरीर का पित्त दोष बैलेंस में रहेगा, खुल के भूख लगेगी। कितने दिन तक लेना है दोस्तों? 1 हफ्ते से 21 दिन तक आप ले लीजिए, शरीर का पित्त दोष बैलेंस में रहेगा। अगर बहुत पुराना पित्त दोष है तो दोस्तों इसे आप और थोड़ा-सा समय बढ़ा दीजिए। इसे नहीं प्रयोग करना है गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय, यानी जो त्रिफला में नियम है वही इसमें भी नियम लागू है, तो अभिपत्तिकर चूर्ण ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एलोवेरा भी हमारे शरीर के पित्त दोष को बैलेंस रखता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाता है। तो एलोवेरा जूस किसी अच्छी कंपनी का लेना है, लेकिन ये एलोवेरा जूस दोस्तों उस कंपनी का लीजिएगा जिस कंपनी का कांच के बोतल में हो।
कांच के बोतल में जो मिले उसी कंपनी का जूस यानी कि सिरप हमें प्रयोग करना चाहिए। कैसे लेना है दोस्तों, 10 से 15 एमएल एलोवेरा जूस और 10 से 15 एमएल पानी दोनों को एक में मिला करके रोज सुबह खाली पेट लेने से पित्त दोष बैलेंस में रहता है, गैस एसिडिटी से राहत दिलाता है, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द से भी राहत दिलाता है। कितने दिन तक लेना है? 1 हफ्ते से 21 दिन ले लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। वही कंडीशन है जो गर्भावस्था के लिए है, किसे नहीं लेना है। इसके बाद दोस्तों आप धनिया पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। धनिया पानी हमारे शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करने में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। धनिया पानी कैसे बनाना है? 1 चम्मच धनिया लेना है, इसे 2 गिलास पानी में रात को भिगो देना है और सुबह दोस्तों पूरा पानी सहित गैस पे चढ़ा दीजिए। पानी को इतना उबालिए, उबलते-उबलते जब 2 गिलास पानी, 1 गिलास पानी बचे तो इसे रोज सुबह खाली पेट लेंगे। इससे पित्त दोष भी बैलेंस में रहेगा, थायराइड को भी ठीक करने में मदद करेगा, पाचन तंत्र से संबंधित जो समस्याएं हैं उसे दूर करने में मदद करेगा। और या तो सुबह भी खाली पेट ले सकते हैं या दोस्तों दिन में कभी भी धनिया पानी का सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा 2 औषधियां आयुर्वेद की हैं जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है पित्त दोष को बैलेंस करने में। पहले है ब्राह्मी और दूसरा है शंखपुष्पी। ब्राह्मी और शंखपुष्पी दोस्तों ये बहुत ही अच्छी औषधि है, पित्त दोष को बैलेंस करती है। इन दोनों को आप दोस्तों पाउडर भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, जड़ी भी मिल जाएगी। आप घर पे लाइए, बराबर मात्रा में लेकर सुखा करके पाउडर बना लीजिए। 1-1 चम्मच या आधा-आधा चम्मच आप सिर्फ एक बार भी ले सकते हैं या सुबह-शाम लेंगे। इससे दोस्तों मानसिक शांति प्रदान करती है, पित्त दोष को बैलेंस में रखता है, शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने शरीर के पित्त दोष को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन इन औषधियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो हमने बताया पित्त दोष को जो बढ़ाने वाले कारण है, जिस दिन से आप उस कारण को हटा देंगे, अपने खाने में एक बदलाव कर देंगे, डेली 2 घंटे योगा प्राणायाम मेडिटेशन करेंगे तो अपने शरीर का जो पित्त दोष है अपने आप बैलेंस हो जाएगा। आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई नुस्खा अपनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को बिना किसी दवा के स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं, ये 100% सत्य है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।